तो हम पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसमें आज हमको पढ़ना है गैरिबाल्दी के बारे में। आज हमको क्या पढ़ना है? गैरिबाल्दी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो गैरिबाल्दी कौन है? ठीक है, तो गैरिबाल्दी क्या है कि यूरोप में इटली को एकीकरण करने वाले और उसमें योगदान देने वाले एक व्यक्ति, ठीक है, जो कह सकते हैं वहाँ के क्रांतिकारी भी कह सकते हैं। ठीक है, गैरिबाल्दी को क्या कह सकते हैं? इटली को एकीकरण करने वाला या फिर वहाँ का क्रांतिकारी भी कह सकते हैं। ठीक है, इससे पहले क्या हम पढ़ चुके हैं? तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं काउंट काबूल के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, विक्टर इमैनुअल के जो के प्रधानमंत्री काउंट काबूल थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि इटली के एकीकरण में बहुत ज़्यादा योगदान निभाए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं गैरिबाल्दी के बारे में कि गैरिबाल्दी का इटली के एकीकरण में क्या क्या योगदान रहा है। गैरिबाल्दी का इटली के एकीकरण में क्या क्या योगदान रहा है, आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं। तो कह रहा है कि मतलब इसी बीच का मतलब इससे पहले मतलब जो काउंट काबूल का जो समय चल रहा था, ठीक है, काउंट काबूल के समय ही क्या कौन आ गए? तो गैरिबाल्दी का एंट्री होता है। मतलब काउंट काबूल के समय ही क्या होता है कि गैरिबाल्दी का एंट्री होता है इटली के क्रांतिकारी काल में या इटली के एकीकरण के समय। तो क्या कि इसी बीच महान क्रांतिकारी गैरिबाल्दी क्या कर रहा है कि इसी बीच मतलब जब काउंट काबूल जो थे इटली का एकीकरण करना चाह रहे थे, उसी बीच क्या है, एक महान क्रांतिकारी जिनका नाम क्या था? गैरिबाल्दी था। जिनका नाम क्या था? गैरिबाल्दी था। सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिण इटली के रियासतों को एकीकरण एवं गणतंत्र स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, गैरिबाल्दी क्या कर रहे थे? तो सशस्त्र क्रांति कर रहा है। सशस्त्र क्रांति का मतलब होता है कि वैसा क्रांति जिसमें जो लोग हो या फिर जो सेना हो क्या हो, हथियार बंद हो। ठीक है, और हथियार के आधार पर, शस्त्र के आधार पर, युद्ध के आधार पर इटली के इलाकों को, इटली के रियासतों को एकीकरण करना चाहते थे। खासकर कौन सा इटली? तो दक्षिण इटली के रियासतों को एकीकृत कर वहां पर गणतंत्र की स्थापना करना चाहते थे आपके कौन? तो गैरिबाल्दी। तो पूछे गैरिबाल्दी कौन थे? गैरिबाल्दी इटली के क्रांतिकारी थे जो मुख्य तौर पर दक्षिण इटली के रियासतों को एकत्रित करना चाहते थे, एकीकरण करना चाहते थे और वहां पर गणतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। आइए, जो इनकी क्या हथियार था? तो ये जो किस आधार पर एकीकरण करना चाहते थे इटली का? तो सशस्त्र क्रांति के आधार पर। जो शस्त्र वाला जो क्रांति होता है, ठीक है, उसे कहा जाता है सशस्त्र क्रांति। आगे पढ़ेंगे कि इटली के जो गैरिबाल्दी हैं, इन्होंने किससे अपना सेना बनाया? तो इन्होंने अपने नौकर चाकर और मजदूरों को ही क्या बना लिया था? अपना सेना बना लिया था। ठीक है, अब कह रहा है गैरिबाल्दी जो है पेशे से क्या थे? एक नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थक था। गैरिबाल्दी क्या थे? तो पेशा इनका क्या काम करते थे गैरिबाल्दी? तो पेशे से एक नाविक थे और ये किनका विचार को फॉलो करते थे, किनका विचार को समर्थन करते थे? तो मेजनी के विचार का समर्थन करते थे। मेजनी कौन थे? तो इटली के एकीकरण करने वाला, ठीक है, इटली के एकीकरण का प्रयास करने वाला। ठीक है, ये 2 बार मेजनी जो है इटली के एकीकरण करने का प्रयास किए थे, लेकिन दोनों बार क्या रहे थे? असफल रहे थे। तो वही इटली के विचार के समर्थक कौन थे? गैरिबाल्दी थे। परंतु बाद में लेकिन क्या करा, पहले तो मेजनी के विचार के समर्थक थे, लेकिन बाद में गैरिबाल्दी क्या हो गया कि काबूल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र के पक्षधर बन गए। पहले मेजनी के विचार के समर्थक थे, लेकिन बाद में काउंट काबूल के प्रभाव में आ गए तो गैरिबाल्दी, और क्या हो गया कि काउंट काबूल का जो विचार था संवैधानिक राजतंत्र, एक ऐसा राजतंत्र, एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा शासन जहां पर संविधान का मतलब कि महत्व हो, जहां पर संविधान का महत्व, संविधान के तहत वह शासन चलाया जाए, उसे संवैधानिक राजतंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो काउंट काबूल का जो संवैधानिक राजतंत्र का जो विचार था, उस विचार के पक्षधर कौन बन गए? गैरिबाल्दी बन गए। मतलब कि काउंट काबूल के संवैधानिक राजतंत्र के विचार के समर्थक बन गए, मेजनी की विचारधारा को छोड़कर। गैरिबाल्दी ने अपने कर्मचारियों एवं स्वयं सेवकों को सशस्त्र सेना बना ली। गैरिबाल्दी ने अपना सेना बनाया, तो सेना में किसको रखा? तो उन्होंने अपने मजदूरों एवं अपने नौकर चाकर को मिला करके एक सेना बना लिया। ठीक है, उसने अपने सैनिकों के लिए इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किए। तो इन रियासतों को के अधिकांश जनता बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग होकर गैरिबाल्दी के समर्थक बन गए। इन्होंने क्या किया? सबसे पहले गैरिबाल्दी ने क्या किया कि अपने सैनिकों को लेकर के, मतलब अपने जो मजदूर और नौकर चाकर से मिलाकर जो सैनिक तैयार किए थे, उस सैनिक को लेकर इटली के सिसिली और नेपल्स, 2 जो प्रांत थे, दोनों प्रांत पर हमला किया, आक्रमण किए
और वहां पर वहां का जो राजा था उसको हरा दिए। और वहां की जनता ने क्या किया, सिसिल तथा नेपल्स की जो जनता था उन्होंने क्या किया कि गैरिबाल्दी का समर्थन कर दिया। क्यों किया कि वहां के जो बुर्बो वंश था, वहां का जो बुर्बो वंश था, ठीक है, सिसिल तथा नेपल्स का, ठीक है, वह वंश जो है वहां की जनता का बहुत शोषण करता था। तो वहां की जनता उसे शोषण से तंग आकर गैरिबाल्दी का समर्थन कर दी। कह रहा है कि गैरिबाल्दी ने यहाँ से गणतंत्र की स्थापना की। गैरिबाल्दी ने कहा कि यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहां का सत्ता संभाला। ठीक है, अब क्या हो गया, गैरिबाल्दी ने यहाँ पर गणतंत्र की स्थापना कर दिया। कहाँ, सिसिली तथा नेपल्स में। तथा विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि, किसके प्रतिनिधि के रूप में, तो विक्टर इमैनुअल के को इन्होंने अपना राजा मान लिया गैरिबाल्दी को, और उनके प्रतिनिधि के रूप में, मतलब उनके सदस्य के रूप में इन्होंने क्या किया, सिसिली तथा नेपल्स की सत्ता संभाल ली। ठीक है, फिर कह रहा है कि वस्तुतः काबूल के विचार गैरिबाल्दी से नहीं मिलते थे। नहीं, एक और बात कह रहा है कि जो गैरिबाल्दी तो थे, काबूल के विचार के समर्थक बन गए थे, उसके विचार, काबूल के विचार गैरिबाल्दी को अच्छा लगने लगा था, लेकिन काबूल के विचार गैरिबाल्दी से नहीं मिलते थे। मतलब जो काबूल का जो विचार था और जो गैरिबाल्दी का विचार था, दोनों आपस में नहीं मिलते थे। गैरिबाल्दी क्या किए थे कि काबूल के विचार का समर्थन किए थे, ठीक है ना, लेकिन काबूल और गैरिबाल्दी का विचार आपस में नहीं मिलता था। बस वो खाली विचार का समर्थन किए थे कि आपका विचार अच्छा है, परंतु काबूल ने उसकी दक्षिणी अभियान का समर्थन किया। देखिए, दोनों में क्या था, विचार से नहीं था। काबूल और गैरिबाल्दी का विचार अलग अलग था। फिर भी जो है काबूल ने क्या किया कि जब दक्षिण अभियान हो रहा था, हमारे दक्षिणी द्वीप पर अभियान कर रहे थे गैरिबाल्दी, तो उसमें काबूल ने उनकी मदद किए थे। ठीक है, 1862 में गैरिबाल्दी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई। ठीक है, 1862 में जब गैरिबाल्दी ने रोम, जो इटली की राजधानी था रोम, उस पर आक्रमण करने की योजना बनाई, तब किसने, काबूल ने गैरिबाल्दी के इस अभियान का विरोध किया। ठीक है, लेकिन पहले तो क्या हुआ कि गैरिबाल्दी जब दक्षिण अभियान पर जा रहे थे, दक्षिणी इटली के अभियान पर जा रहे थे, तो उसका समर्थन जो थे काबूल दे दिए। लेकिन फिर क्या हो गया कि जब गैरिबाल्दी रोम, जो इटली की राजधानी रोम था, उस रोम पर आक्रमण करने के लिए गए, तो जो काबूल थे वो गैरिबाल्दी को साथ देने से इनकार कर दिया। मतलब जब रोम पर आक्रमण करने की बारी आई, गैरिबाल्दी के समर्थक जो काबूल थे वो पीछे हट गए। मतलब जो आपका काउंट काबूल जो है गैरिबाल्दी के साथ नहीं दिए। और रोम की रक्षा के लिए विक्टर पिडमाउंट की सेना भेज दी। और क्या किया, वो तो समर्थन भी नहीं किया, काबूल जो है गैरिबाल्दी का समर्थन नहीं किया जब गैरिबाल्दी रोम पर आक्रमण करने के लिए गया। और क्या किए कि तो समर्थन नहीं किया, वो तो अलग बात है, उन्होंने कहा किया पिडमाउंट की सेना ही भेज दी वहां पर रोम में, ठीक है, उसकी रक्षा करने के लिए गैरिबाल्दी के खिलाफ में। इसी बीच गैरिबाल्दी की भेंट काबूल से हुई। इसी बीच बस अब ये दोनों क्या, गैरिबाल्दी क्या थे, कभी मिले नहीं थे। ठीक है, वो क्या सिर्फ काउंट काबूल के विचार जानते थे, विचार को इज्जत करते थे, ठीक है, लेकिन कभी मिले नहीं थे। अब क्या होता है कि इसी बीच गैरिबाल्दी की भेंट काबूल से होती है और उसने रोम के अभियान की योजना त्याग दी। और गैरिबाल्दी ने जब काबूल से भेंट किया तो रोम पर जो गैरिबाल्दी की विजय की योजना था वो क्या त्याग दिया। ठीक है, और दक्षिण इटली के जीते गए क्षेत्रों को बिना किसी संधि के गैरिबाल्दी ने विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। ठीक है, और दक्षिणी इटली के जितना भी रियासत को गैरिबाल्दी ने जीता था, सारे रियासत को किसको सौंप दिए, आपके विक्टर इमैनुअल को सौंप दिए, जो वहां का सम्राट था। ठीक है, और गैरिबाल्दी को दक्षिण क्षेत्र में शासन बनने का प्रस्ताव विक्टर इमैनुअल ने दिया। और देखिए, जब गैरिबाल्दी जो है अपनी सभी रियासतों को, जीते गए रियासतों को विक्टर इमैनुअल के पास सौंपने के लिए गया, तो विक्टर इमैनुअल ने उनके सामने प्रस्ताव रखा गैरिबाल्दी के सामने कि आप जिस क्षेत्र को जीत लिए हैं, आप जिस क्षेत्र को, दक्षिण से इटली के क्षेत्र को जीत लिए हैं, आप वहां पर शासन चला सकते हैं, आप वहां पर क्या कर सकते हैं, शासन चला सकते हैं। परंतु आपका ये थे गैरिबाल्दी ने, उसने क्या किया, अस्वीकार कर दिया। मतलब परंतु गैरिबाल्दी ने अपने जीते गए क्षेत्र पर शासन चलाने से इनकार कर दिया और सारे जीते हुए क्षेत्र को किसको, आपका काउंट काबूल को दे दिया, आपका विक्टर इमैनुअल को दे दिया। वो अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की भांति जीवन जीने के लिए अगर शहीद हो गए। तो कह रहे हैं कि क्या हुआ, और फिर आगे गैरिबाल्दी ने कहा कि आपने जितना भी संपत्ति था ना, सारी संपत्ति को क्या किया, राष्ट्र को सौंप दिया। ठीक है, और राष्ट्र को सौंप करके वो जो है आम आदमी की जीवन, मतलब एकदम साधारण किसान की जीवन जीने के लिए अगर शहीद हो गए, मतलब आगे बढ़े,
ठीक है, मतलब कि अपना एक ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर क्या है कि साधारण आम आदमी की, आम किसान की जिंदगी जीना पसंद किए। ठीक है, और त्याग और बलिदान की इस भावना के कारण गैरिबाल्दी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचारित किया गया तथा लाल लाल लाजपत राय ने क्या है उनकी जीवनी लिखी थी। ठीक है ना। और गैरिबाल्दी के जो महान कार्य थे कि उन्होंने अपने जीते गए रियासत को विक्टर एमेनुअल को दे दिए। ठीक है, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति को राष्ट्र को मतलब देश को सौंप दिए और खुद एक किसान की भांति जीवन जीने के लिए चले गए। ठीक है, तो इनकी ये जो महान बातें थी, ये जो इतना त्याग और बलिदान था, इस त्याग और बलिदान का प्रेरणा कौन लिया? तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लोग लिए। जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लोग थे उन्होंने इससे प्रेरणा लिया और लाला लाजपत राय जो है इनकी जीवनी लिखे थे। किनकी? गैरिबाल्दी की। पूछेगा भारत किस व्यक्ति ने गैरिबाल्दी की जीवनी लिखी है? तो लाला लाजपत राय लिखे। ठीक है ना। अब कह रहा है कि 1862 में क्या है, दुर्भाग्यवश काबुल की मृत्यु हो गई। अब क्या होता है कि बस कुछ समय बाद, कुछ समय क्या 1862 में ही ये सब चल रहा था। गैरिबाल्दी की काबुल से भेंट भी 1862 में हुआ था। ठीक है ना, सारी संधियां भी 162 में हुई। अब कोई वही कह रहा है कि 1862 में दुर्भाग्यवश काबुल की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसी तरह वह भी पूरे इटली का एकीकरण नहीं देख पाया, और काबुल भी जिस तरह से मेजनी पूरी इटली का एकीकरण नहीं देखे। ठीक है ना, वो क्या सफल हो गए। और काबुल जो है पूरी इटली की एकीकरण, ये तो एकीकरण तो किए, ठीक है, लेकिन पूरी इटली का एकीकरण नहीं किए। कौन? कांत काबुल। एकीकरण देखे बिना ही क्या हो गए, दुनिया से चले गए। ठीक है, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। और जिस समय काबुल की मृत्यु हुई तो उसमें इटली का एकीकरण नहीं हो पाया था। ठीक है, रोम तथा वेनेशिया के रूप में शेष इटली का एकीकरण विक्टर इमैनुअल कह रहा है कि रोम तथा वेनेशिया के रूप में शेष इटली का एकीकरण कौन किए? विक्टर इमैनुअल ने स्वेन किए। ठीक है, अब क्या रोम तथा वेनेशिया के रूप में इटली का एकीकरण कौन किए? तो स्वेन विक्टर इमैनुअल किए। ठीक है, तथा 1870 में फ्रांस तथा प्रसा के बीच में युद्ध छिड़ गया। 1870 में क्या हो गया कि फ्रांस तथा प्रसा, ठीक है, के बीच में क्या हो गया, युद्ध छिड़ गया, जिस कारण फ्रांस के लिए पोप को संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं था। जिस कारण फ्रांस द्वारा पोप को संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं था। कहने का मतलब फ्रांस जो पोप को संरक्षण प्रदान करता था, जब यहाँ पे विक्टर इमैनुअल ने क्या किए थे, उस पर कब्जा कर लिए, पोप पर कब्जा कर लिए। उसमें फ्रांस और प्रसा में युद्ध चल रहा था, जिससे कारण फ्रांस पोप का रक्षा नहीं कर पाया। विक्टर इमैनुअल यहाँ का पोप को अपने कब्जा में ले लिए। ठीक है ना, विक्टर इमैनुअल ने कहा कि पोप को अपना कब्जा में ले लिए, जब क्या फ्रांस और प्रसा का युद्ध चल रहा था उसी याद में। पर विक्टर इमैनुअल ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया और पोप ने अपने आप को वेटिकन सिटी की किले में बंद कर लिया। अब कह रहा है कि विक्टर इमैनुअल ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया, ठीक है, और पोप ने अपने आप को वेटिकन सिटी के किले में बंद कर लिया। इमैनुअल ने पोप के राजमहल, ठीक है, को छोड़कर बाकी रोम को इटली में मिला लिया। ठीक है, अब विक्टर इमैनुअल ने कहा गया कि पोप का जो राजमहल था उसको छोड़ दिया, बाकी इलाकों को क्या किया, अपने इटली में मतलब कि क्या जोड़ दिया। मतलब क्या करा है कि इमैनुअल ने पोप के राजमहल को छोड़कर बाकी रोम को इटली में मिला लिया। जो बाकी रोम था, ठीक है ना, उसको क्या किया, इटली में मिला लिया। ठीक है, और उसे अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, और उसे अपना क्या बनाया, राजधानी बनाया। कौन? विक्टर इमैनुअल ने रोम को अपना राजधानी बना लिया, उसके महल को छोड़कर। ठीक है, नई स्थिति को पोप ने तत्काल स्वीकार नहीं किया। अब कहा था कि नई जो स्थिति आ गया था वहां पर विक्टर इमैनुअल ने अपना राजधानी बना लिया था, उसे आपका पोप ने तत्काल जो है स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, मतलब उसे संतुष्ट नहीं था। इस समस्या का अंततः मुसोलिनी द्वारा निदान हुआ जब उसने पोप के साथ समझौता कर वेटिकन की स्थिति को स्वीकार कर लिया। ठीक है, जब मुसोलिनी ने कहा किया कि पोप के साथ समझौता किया और वेटिकन की स्थिति को स्वीकार किया, और इस प्रकार 1871 तक इटली का एकीकरण मेजनी, काबुल, गैरिबाल्दी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं एवं विक्टर इमैनुअल जैसे शासक के योगदान के कारण पूर्ण हो गया।
ठीक है। और क्या कह रहा है कि 1871 जाते जाते क्या हो गया कि आपका देखिए बहुत सारी परिस्थिति है, ठीक है, कहीं एकीकरण हुआ, कहीं झगड़े हुए, फिर एकीकरण टूटा, ठीक है। ऐसे टूटते जुटते क्या हो गया कि मतलब अंतिम रूप से 1871 में इटली का एकीकरण जो है मेजनी, काबूल, गैरिबाल्दी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं तथा विक्टर एमेनुएल जैसे शासक के योगदान के कारण क्या होगा, पूर्ण हो गया। इन सभी घटनाओं के पार्श्व में राष्ट्रवादी चेतना का सर्वोपरि था, ठीक है। और इन सभी घटनाओं के पार्श्व में राष्ट्रवादी चेतना सर्वोपरि था। मतलब इस सारी जो घटनाएं घट रहा था, ये घटनाएं क्यों घट रहा था, क्योंकि सभी में राष्ट्रीय चेतना जग गया था। सभी में क्या आया था, राष्ट्रीय चेतना जग गया था। राष्ट्रीय चेतना जगने के कारण ही क्या आया, यहाँ क्रांति आया। क्रांति आया तो लोग इटली का एकीकरण करना चाहे, क्योंकि इटली में बहुत सारे राजाएं थे, सभी राजाओं को हटा के यहाँ जनता लोग चाहते थे कि हमारा शासन चले, ठीक है। और धीरे धीरे कहते कहते यहाँ के बहुत बड़े बड़े नेताओं जैसे मेजनी, काबूल, गैरिबाल्दी ने क्या समर्थन किया, जनता को समर्थन किया। और फिर क्या किया, अंततः 1871 में इटली के एकीकरण करने में क्या समर्थ हुआ, मतलब कि सफल हो गया। अब कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण, इटली का तो पहले ही, अब क्या हमें जर्मनी को पढ़ना है। जर्मनी का एकीकरण क्या है। इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मन में भी समान क्रिया चल रही थी। देखिए जिस समय इटली में एकीकरण की लहर चल रही थी, इटली एकीकरण करने के लिए आवाजें उठ रही थी, उसी समय जर्मनी में उसके समानांतर काल में ही जर्मनी में भी क्या हो रहा था कि इटली जर्मनी के एकीकरण की लहर चल पड़ी थी। और दोनों देशों के एकीकरण का लगभग साथ साथ संपन्न हुआ। दोनों देशों का एकीकरण, देखिए पहले हम इटली का पढ़े, हमें लगता है कि इटली का एकीकरण हो गया, उसके बाद जर्मनी का होगा, नहीं। जैसे इटली का जिस समय एकीकरण किया जा रहा था, वहां के अलग अलग नेताओं ने इटली एकीकरण करना चाह रहे थे, वैसे क्या है आगे जर्मनी का एकीकरण भी किया जा रहा है, ठीक है ना। इसी समय जैसे जिस समय इटली का एकीकरण किया जाए, उसी समय क्या है जर्मनी का एकीकरण किया जा रहा है, ठीक है। बस हम इसके बाद पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो कहा जाए इसी समय इटली का एकीकरण के साथ साथ लगभग संपन्न हुआ। मैं जिस समय इटली का एकीकरण संपन्न हुआ, उसी समय क्या है ना कि इसका भी एकीकरण क्या है कि संपन्न हो गया। ये आपका तो ठीक है, तो धुंधला है। अब देखते हैं जर्मनी में। कह रहा है कि जर्मनी मध्यकाल लगभग 800 ईस्वी में, कह रहा है कि जर्मनी मध्यकाल में लगभग 800 ईस्वी में क्या है ना मतलब 800 ईस्वी में सारलमा के नेतृत्व में संगठित होकर लंबे समय तक सुदृढ़ अवस्था रहा। कह रहा है कि जर्मनी मध्यकाल में कब का बात बतला है, 800 ईस्वी में सारलमा वहां का मतलब एक लीडर था या राजा कह सकते हैं, सारलमा के नेतृत्व में संगठित हुआ था, पूरा जर्मनी एकजुट हुआ था, ठीक है। और लंबे समय तक सुदृढ़ अवस्था में रहा, मतलब लंबे समय एकजुट बनकर रहा। कौन, जर्मनी, किसके नेतृत्व में, सारलमा के नेतृत्व में मध्यकाल में, मतलब 800 ईस्वी में। परंतु आधुनिक युग के आते आते जर्मनी पूरी तरह से विखंडित हो गया था। जो जर्मनी सारलमा काल में और उसके बाद के काल में भी जर्मनी एकीकृत था, मतलब जुड़ा हुआ था। आगे आधुनिक युग जब आया था, क्या हुआ, जर्मनी अलग अलग भागों में बट गया, जिसमें लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों थे, ठीक है। जिसमें कितना था, लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में क्या हुआ, जर्मनी बट गया, ठीक है, आधुनिक काल में। उसमें राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक भी समानताएं भी मौजूद थी। अब इसमें जो बट रहा था क्षेत्र के आधार पर तो 300 राज्यों में बटा ही, ठीक है। और उसके बाद क्या है, सामाजिक आधार विभाजन हो गया, धार्मिक आधार विभाजन हो गया, ठीक है। और उत्तर जर्मनी राज्यों जहां पर प्रोटेस्टस, ठीक है, प्रोटेस्टस मतावलंबी की संख्या अधिक थी। कह रहा है कि उत्तरी जर्मनी में कौन रहते थे, तो प्रोटेस्टेंट रहते थे, प्रोटेस्टेंट को मानने वाले लोग रहते थे, ठीक है। तो उनकी संख्या अधिक थी। वहां प्रासा सबसे काची था, शक्तिशाली राज था। प्रासा क्या था, सबसे शक्तिशाली राज था जर्मनी का, एवं अपना प्रभाव बनाए हुए था। कौन, प्रासा। दूसरी तरफ दक्षिण जर्मनी कैथोलिक बहुल राज्यों की प्रतिनिधि सभा डायट जिंदा थे, ठीक है। वही कह रहा है कि देखिए उत्तरी जर्मनी में क्या ही था, अब प्रोटेस्टेंट का प्रोटेस्टेंट बहुल था, मतलब वहां पर प्रोटेस्टेंट लोग बहुत रहते थे। वही दक्षिणी इटली में जर्मनी में क्या था, आपका कैथोलिक लोग बहुत रहते थे। याद रखिएगा, उत्तरी इटली में जो है प्रोटेस्टेंट रहते थे, दक्षिणी इटली में आपका कैथोलिक लोग बहुत ज्यादा रहते थे, ठीक है। और राज्यों की प्रतिनिधि सभा डायट जिंदा थी उस समय, ठीक है, जहां सभी मिले थे, जहां पर क्या थे, सभी मिलते थे। कहाँ, डायट में, जर्मन का जो संसद है जिसके डायट कहते हैं, वहां पर क्या सभी लोग मिलते थे।
परंतु उसमें जर्मनी राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। लेकिन डायर तो था, संसद तो था, लेकिन वहां पर जर्मन में जो राष्ट्रवाद की भावना था, जो अपने राष्ट्र के प्रेम था, वो नहीं था। और सबका क्या था, अभाव था, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उसके पद समक्ष नहीं था। जिसके कारण एकीकरण का जो मुद्दा हो गया, कि जर्मनी का एकीकरण किया, जब राष्ट्रवाद की भावना रहेगा तब ना लोगों में रहेगा कि नहीं, हम जो है सभी को मिला करके जो है एक जर्मनी बना दे। तो जब राष्ट्रवाद की भावना नहीं है तो एकीकरण नहीं हुआ। तो एकीकरण का मुद्दा जो है बहुत दूर दूर थी, मतलब किसी के दिमाग में एकीकरण का मुद्दा नहीं आता था। वस्तुतः जर्मनी एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है। और जर्मनी के एकीकरण का मुख्य जो आपका योगदान किसको दिया जाता है, या फिर मुख्य भूमि पृष्ठभूमि की किन्होंने तैयार किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने तैयार किया था। किसके एकीकरण का, तो जर्मनी के एकीकरण का। क्योंकि उसने 1806 में जर्मनी प्रदेश को जीतकर राइन राज संघ का निर्माण किया था। नेपोलियन ने कहा किया था कि 1806 में जर्मनी प्रदेश को जीतकर राइन राज संघ का निर्माण किया था, और यहीं से जर्मनी राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे भड़कने लगी। और जब नेपोलियन बोनापार्ट ने 1806 में जर्मनी पे कब्जा कर लिया, ठीक है, वहां पर अपना शासन स्थापित कर दिया, तब क्या आया कि लोगों में क्या है, अब देखिए, अब जब नेपोलियन का कब्जा हो गया तो वहां पर अलग अलग प्रांत का राजा तो अलग अलग रहे नहीं, ठीक है, सब पर कब्जा किसका हो गया, जर्मनी का हो गया। तो सब राजाओं पर कब्जा जर्मनी का हो गया, तो जो अलग अलग राजा थे, जो अपने अपने अधिकार अपने अपने का पावर में रहते थे, ठीक है, सब पावर किसके पास चल गया, नेपोलियन बोनापार्ट के पास चल गया। अब वहां के राजा का कोई अस्तित्व नहीं रहा। जब अस्तित्व नहीं रहा तो वो चाहते थे किसी भी तरह से हम लोग मिल करके इस नेपोलियन को हरा दें या भगा दें, ठीक है। अब नेपोलियन को हराने के लिए उस सारे जर्मनी के 300 रियासत थे, सबको एक होना था, ठीक है। बिना एक हुए वो जर्मनी आपका नेपोलियन बोनापार्ट को नहीं हरा सकते थे, ठीक है ना। तब क्या हो गया कि उनमें और उनके जनता में पहले क्या हो गया, वो लोग एक हो गए, ठीक है। तब राजा एक होगा तो वहां के जनता भी एक होंगे, ठीक है। जब राजा एक हो गए तो राजा का तो एक होने का कारण स्वार्थ था कि हम नेपोलियन को भगाएंगे और फिर से यहाँ का राजा बन जाएगा। लेकिन राजा जब एक हुआ तो वहां का जनता भी एक हो गया, जर्मन के जितना भी अलग अलग राज्य के राजा थे, जनता सब एक हो गए। और जब जनता एक हो गया, जब नेपोलियन से हारा, नेपोलियन को जब हरा दिया, तो उन जनताओं में क्या है कि राष्ट्रवाद की भावना बढ़ गई, ठीक है। अब उनको लगा कि जो हम नेपोलियन को एक होकर हरा सकते हैं, ठीक है, तो जो राजा यहाँ के जो अलग अलग राजा हैं 300 रियासतों के, हमको सता रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, हम क्यों ना इसको भी हटा करके यहाँ जनता का शासन ला दें। तो इसी तरह से क्या हो गया ना कि नेपोलियन के आक्रमण ने कहा, नेपोलियन को पहले भगाया लोग, ठीक है, और नेपोलियन को भगाने के लिए राजाओं ने मिला, राजा मिल गए तो जनता मिल गए, ठीक है। और जनता में जब क्या हो गया कि राष्ट्रवाद की भावना आई, जब नेपोलियन को हरा सकते हैं तो अपने यहाँ के जो पुराने राजाएं हैं, राजा लोग हैं, जो क्या हमको शोषण कहते हैं, क्यों ना इनको भी भगा दिया जाए, इनको भी हरा दिया जाए। तो यहाँ के लोगों में क्या हुआ कि राष्ट्रवाद की भावना जगी, अपने देश के लिए प्रेम जगा। इन्होंने अपने राजा जो 300 रियासत के अलग अलग राजा थे, सब लोग अपने अपने रियासत की जनता क्या कर दिए, विरोध कर दिए, एकीकरण की मांग करने लगे। और क्या किए, एकीकरण का मांग करने लगे, जो आप आगे देखेंगे, जिसमें बहुत सारे बुद्धिजीवी आएंगे जो क्या है कि जर्मन का एकीकरण करेंगे, ठीक है ना। इन्हीं में से बहुत सारे बुद्धिजीवी उत्पन्न होंगे जो क्या करेंगे, जर्मन का एकीकरण करेंगे। इसी दौर में जर्मनी में बुद्धिजीवियों, किसानों और कलाकारों जैसे हीगेल, कांट, हमबोल्ट और अनायडट, ठीक है, यहाँ अनायडट है, ठीक है, अनायडट है, जैकब ग्रीन आदि जर्मन राष्ट्रवाद का बढ़ावा दिया गया, ठीक है। करने का मतलब यहाँ कौन कौन था, हीगेल हो गया, कांट हो गया, हमबोल्ट हो गया, अनायडट हो गया, जैकब ग्रीन आदि आदि जर्मन राष्ट्रवाद क्या हो गया को बढ़ावा मिला, मतलब कि आगे बढ़े, ठीक, उनको प्रोत्साहित मिला। और हीगेल ने क्या करा, हीगेल ने ऐतिहासिक द्विंदवाद की व्याख्या करते हुए जर्मन राष्ट्रवाद विकास की भूमिका निभाई। कह रहा है कि और हीगेल ने कहा किया, इतिहास के द्विंदवाद की व्याख्या करते हुए, द्विंदवाद उनका एक क्या था, एक विचार था, द्विंदवाद का व्याख्या करते हुए जर्मन राष्ट्रवाद के विकास में भूमिका निभाई, ठीक है ना। हीगेल ने कहा किया, जर्मन में राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में क्या किए, भूमिका निभाए, ठीक है। और प्रूसिया का चांसलर बिस्मार्क हीगेल के विचारों से काफी प्रभावित है। अब देखिए आपके बिस्मार्क आएंगे, जो जर्मनी के इकाई में सबसे बड़ी योगदान आपका बिस्मार्क का था, ठीक है। प्रूसिया का जो चांसलर बिस्मार्क था, ठीक है, वो जो थे काफी समर्थक थे किनके विचार का, थे हीगेल के विचार का, ठीक है।
और अंडर्ट ने कविताओं के माध्यम से देशभक्ति जागृत की। जो लोग क्या किए, हर लोग अपने अपने तरीके से देशभक्ति के अपना जर्मनी के एकीकरण करना चाहते थे। कोई अपनी कविता देते थे, कविता बोलते थे, कविता के माध्यम से लोगों को सुनकर क्या होता प्रोत्साहन उत्साह मिलता था। जो क्या है, और फिर उत्साह मिलता था तो वो क्या कहते थे कि अपने जर्मनी के एकीकरण करने के लिए क्या कहते थे, आगे निकलते थे। ठीक है, अपने जर्मनी के एकीकरण करने के लिए युद्ध लड़ते थे। मतलब उनसे आज भी देखते हैं कोई अगर क्या होता है कि अगर किसी को प्रोत्साहित देना है तो वैसा वैसा वाक्य बोला जाता है जिससे उनको प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, सेना में वैसा वैसा वाक्य होता है जो क्या होता है, सेना का जो अधिकारी होता है अपने सैनिकों को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ कि यहाँ के जो कवि जो है अपना कविता बोले जिससे वहाँ के लोगों में क्या प्रोत्साहन हुआ, देशभक्ति की भावना जगा उनकी कविता से। ठीक है, और राष्ट्रवाद की भावना जगी। और कह रहा है कि हाइडेनबर्ग तथा नोवोलिस ने जर्मनी के गौरवमय अतीत को सामने रखा। ठीक है, हाइडेनबर्ग तथा नोवोलिस ने क्या किया, जर्मनी के गौरवमय अतीत, मैं जर्मनी कितना गौरव था, राष्ट्र था, उसके गौरव मतलब उसके इतिहास को, जर्मनी के महान इतिहास को सामने रखा। लोगों को बताया कि आप जो हैं, ठीक है, आपका जर्मन ऐसा नहीं था, आपका इतिहास, आपका जो जर्मन था एक गौरवान्वित देश था। ठीक है, जहाँ के इतिहास में, जहाँ के राजा, जहाँ के आपके पूर्वज जो है बहुत महान थे। ठीक है, आप ऐसे कैसे हो सकते हैं, आपको भी क्या क्रांति करना चाहिए। ठीक है, अपने देश से प्यार करना चाहिए, अपने देश के लिए लड़ना चाहिए, अपने देश को आजाद कराना चाहिए। तो हाइडेनबर्ग तथा नेवोलिस ने कहा किया कि जर्मन के लोगों में को गौरवान्वित किया। ठीक है, उनको अतीत को बतला करके। ठीक है, चित्रकारों ने जर्मनी संस्कृति को उजागर किया। जो चित्रकार थे, कलाकार थे, उन्होंने जर्मन की संस्कृति को की बाहर लाया। ठीक है ना, जर्मन की संस्कृति को चित्र बना बना करके सभी में फैलाया। ठीक है, उन्होंने नायक नायिकाओं की जीवन चित्रों द्वारा राष्ट्रवाद की भावना जगाया। अब जर्मन में जितना भी पुराने नायक और नायिका थी, ठीक है ना, जितना भी पुराने क्रांतिकारी थे, जो जर्मन के लोग उनसे क्या अनभिज्ञ थे, मतलब नहीं मालूम था, उनके चित्र बना बना के जर्मन के लोगों के सामने लाए और बताया कि देखिए ये आपके देश की ऐसे ऐसी नायिका हैं जो अपने देश के लिए क्या लड़े, अपने देश को स्वतंत्र कराएं, या फिर अपने देश के इज्जत के लिए, मान मर्यादा के लिए क्या कहते थे, हरदम क्या उत्साहित रहते थे। इस प्रकार अब जर्मन के सभी सामंतवादी व्यवस्था से पूरी तरह से निकलकर आधुनिक युग में प्रवेश करने की तैयारी हो रही थी। इस प्रकार जर्मन अब क्या कर रहा था, अब अपनी सामंतवादी व्यवस्था, मतलब राजा वाला जो व्यवस्था था, राजशाही से निकल करके आधुनिक व्यवस्था की ओर दौड़ रहा था, मैं चलन पा रहा था। आधुनिक व्यवस्था किसको कहेंगे, जो आपका आज का लोकतंत्र है, जो आज आपका समाजवाद का व्यवस्था है, उसे क्या कहेंगे, आधुनिक व्यवस्था। तो इसको क्या है, जर्मन चल पड़ा। और जर्मन में राष्ट्रीय आंदोलन ने शिक्षक संस्थाओं एवं विद्यार्थियों का भी अब क्या कर रहा है, जर्मन में राष्ट्रीय आंदोलन ने क्या किया, शिक्षण संस्थाओं तथा विद्यार्थियों का भी योगदान था। ठीक है, जर्मन में राष्ट्रवाद को फैलाने में किया, तो शिक्षक संस्थान तथा विद्यार्थी का भी योगदान था। वो अपना इतिहास पढ़े, किताब में विद्यार्थियों के इतिहास पढ़ाया गया, शिक्षक संस्थान उसके इतिहास पढ़ाया, जिससे बच्चे लोग पढ़ करके जागरूक हुए तो अपने देश के लिए क्रांति करने के लिए उतर गए, अपने यहाँ लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए जो भी था अपना क्या योगदान दिए। शिक्षकों विद्यार्थियों ने जर्मन के एकीकरण के उद्देश्य से ब्रूसेनसेफ्ट नामक सभा की स्थापना की। शिक्षक स्टूडेंट ने क्या किया, ब्रूसेनसेफ्ट नामक एक सभा की स्थापना किया। क्यों, तो जर्मन के एकीकरण करने के लिए। और क्या, वाइभर राज का एन विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। वाइभर राज का जो एना विश्वविद्यालय था और राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बना। किनका राष्ट्रीय आंदोलन, तो आपका बच्चों का एवं टीचरों का, शिक्षक एवं क्या आपको वहां के विद्यार्थी थे उनका। ठीक है, यद्यपि मेटरनिख ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए क्या है, दमनकारी कानून कारसवाद का आदेश दिया। ठीक है, जारी किया। उस समय मेटरनिख ने क्या किया, इस बच्चों के आंदोलन को, मतलब विद्यार्थी और टीचरों के जो आंदोलन था उसको दबाने के लिए, आज जितना भी जर्मन में एकीकरण के लिए जो आंदोलन चला था उसको दबाने के लिए क्या किया कि एक कानून पास किया जिसका नाम क्या था, कारसवाद, मतलब कारसवाद का आदेश दिया। कौन दिया था, आपका मेटरनिख दिया कि इस जो क्रांति है इसको दमन कर दो। परंतु फिर भी जर्मन के राष्ट्रीयता को प्रबल धारा में से प्रवाहित हो रही थी। फिर जर्मन में जो राष्ट्रीयता था, हमारे देशभक्ति की जो भावना था,
प्रबलता से प्रभावित हो रही थी, ठीक है ना, मतलब उसको रोका नहीं जा सकता था, बहुत वहाँ क्रांति जो था बहुत आगे पहुंच चुका था, ठीक है, जिससे एकीकरण के काम को आगे बढ़ाने के में क्या मिला, सहायता प्रदान किया, जिससे एकीकरण की कार्य जो जर्मन के एकीकरण की जो कार्य में क्या बहुत सहायता प्रदान किया, वहाँ के जो राष्ट्रवाद की भावना था। अब करा इसी परिक्षेप में एकीकरण की आर्थिक परिस्थिति भी नियमित हो रही थी। इसी परिक्षेप में क्या है, अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रीयता भावना जग गया था, राष्ट्रवाद जग गया था। अब जर्मन के एकीकरण जो है करीब आ रहा था। 1834 में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापार समानता के लिए प्रशा के नेतृत्व में जालवेरियन नामक आर्थिक संघ बनाया। अब क्या करा कि 1834 में जर्मन व्यापारियों ने, कौन थे, जर्मन के जो व्यापारी थे, उन्होंने क्या किया, आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए, व्यापार में समानता के लिए, ठीक है ना, प्रशा के नेतृत्व में जालवेरियन नामक एक क्या बनाया, संघ बनाया। अब क्या व्यापारियों का भी एक संघ बनाया कि हम एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या कर व्यापार करेंगे, व्यापार का विकास होगा, तो उन्होंने कहा कि एक संघ बना लिया, ठीक है। अब पहले क्या था कि 300 रियासत था जर्मन में, तो हर रियासत के लोग अलग अलग व्यापार करते थे अपना अपना रियासत में। अब क्या हो गया, वहाँ क्रांति आ गई, एक रियासत के व्यापारी दूसरी रियासत में जाकर क्या हो गया, व्यापार चालू कर दिए, और उसके लिए क्या जालवेरियन संघ बना दिए, जिसके विषय में कहा जाता है कि उस संघ में जर्मनी क्षेत्र के आदतों को कुचल कर राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे रहा था। अब क्या करें, उस संघ में कहा था कि जर्मनी क्षेत्र के आदतों को कुचल कर राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे रहा था। ये जो व्यापारिक संस्था था, संघ था, ये क्या कर रहा था, ये सब तो पुरानी व्यवस्था को खत्म कर रहा, कुचल रहा था, और राष्ट्रवाद की भावना जगा रहा था। क्या जगा रहा था, राष्ट्रवाद की भावना जगा रहा था। इसके बावजूद जर्मन के राष्ट्रवादी अभियान तक संगठित नहीं रहा। अब क्या, इसके बावजूद जर्मन राष्ट्रवादी अभी तक संगठित नहीं रहा, क्या कहे, संगठित नहीं हो पाया, मतलब फिर भी क्या करा, अभी तक क्या पूरा जर्मन जो संगठित नहीं हुआ, जर्मन के जो राष्ट्रवाद थे के लोग थे, राष्ट्रवादी लोग थे, अभी क्या पूरी तरह संगठित नहीं हो पाया। अब फ्रांस की 1830 की क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को कुछ हवा जरूर दी, ठीक है, लेकिन क्या है कि फ्रांस की 1830 क्रांति ने भी जर्मन के राष्ट्रवाद की भावना कुछ हवा दी। फ्रांस में जो राष्ट्रवादी 1830 क्रांति हुआ था, उससे भी कुछ प्रोत्साहन मिला इसको, कि जब फ्रांस के लोग क्या है अपने राजा का विरोध कर सकते हैं, ठीक है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ के लोगों को क्या कुछ प्रोत्साहन मिला, ठीक है। सेक्शन, ठीक है ना, सेक्शन हो गया, हनोवर आदि राज्यों ने लोकतांत्रिक विद्रोह होने लगे थे, ठीक है, लोकतांत्रिक विद्रोह होने लगे थे। कहने का मतलब है सेक्शंस तथा हनोवर में लोकतांत्रिक विद्रोह होने लगे थे, परंतु प्रशा और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर उसे कुचल डाला। जो लोकतांत्रिक विद्रोह हो रहे थे, लोकतंत्र की मांग हो रहे थे, उसे क्या किया, प्रशा और ऑस्ट्रेलिया ने कुचल डाला। कहाँ हो रहा था, सेक्शन तथा हनोवर में विद्रोह हो रहा था, उसे कौन कुचल डाला, प्रशा तथा ऑस्ट्रेलिया ने। कह रहा है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवाद को एक बड़ा फिर में भड़काया। कह रहा है कि 1930 में ना 1830 में जो क्रांति मतलब थोड़ा सा ठंडा पड़ गया था, जर्मन में जो क्रांति ठंडा पड़ गया था, राष्ट्रवाद की भावना थोड़ा ठंडा पड़ गया था। 1848 में जब फ्रांस में क्रांति होती है, तो फिर जर्मनी में क्या हो गया कि एक जोर चालू होगा, फिर एक तूफान उठा, ठीक है, जर्मन को एकीकरण करने की, ठीक है, जर्मन में क्रांति की, ठीक है। दूसरी तरफ इसी क्रांति ने मेटरनिक युग को अंत कर दिया। दूसरी तरफ मेटरनिक जो सबसे बड़ी बाधा था जर्मन इटली के एकीकरण में, वो मेटरनिक युग का क्या हो गया, अंत हो गया। तब एक और अच्छा हो गया कि अब मेटरनिक रहा नहीं, अब कोई बाधा है नहीं, तो क्या होगा, आराम से एकीकरण कर सकते हैं। इसी समय जर्मनी राष्ट्रवादियों ने वान गोगेरन के नेतृत्व में क्या है, मार्च 1848 में पुराने संसद सभा फ्रैंकफर्ट को बुलाया, ठीक है ना। आपका क्या है, वान गोगेरन के नेतृत्व में क्या है, 1848 में पुराने संसद सभा फ्रैंकफर्ट को बुलाया, ठीक है ना, कहा जर्मन के लोगों ने, और जहां यह निर्णय लिया गया कि प्रशा का शासक फ्रेडरिक विलियम जो है जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे, ठीक है, जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व कौन करेंगे, फ्रेडरिक विलियम करेंगे। कौन लिए, तो आपका फ्रैंकफर्ट के संधि, मतलब फ्रैंकफर्ट को जो सभा बुलाया गया तो उसमें निर्णय लिया गया, और उसी के अधीन समस्त जर्मनी राज्यों का एकीकरण किया जाएगा। किसके नेतृत्व में, तो आपका जो विलियम, आपका जो फ्रेडरिक विलियम है, उन्हीं के नेतृत्व में पूरे जर्मनी का क्या होगा, एकीकरण किया जाएगा।
और लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक वैधानिक राजतंत्र की स्थापना के सिद्धांत के को अपनाया गया, लोकतांत्रिक सिद्धांत को अपनाया गया। परंतु फ्रेडरिक जो एक निरंकुश एवं रूढ़िवादी विचार का शासक था, लेकिन फ्रेडरिक क्या था उन लोग जनता क्या चाहते थे, फ्रेडरिक को राजा बनाए थे, जनता का चाहते थे कि यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हो। लेकिन खुद फ्रेडरिक जो था कि लोकतंत्र का समर्थक नहीं था, वो निरंकुश राजतंत्र एवं रूढ़िवादी विचारधारा का समर्थक था। ठीक है, न उस व्यवस्था को मानने में का इनकार कर क्या न उस व्यवस्था को माना, ठीक है, मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से ऑस्ट्रेलियाई संघर्ष से बचना चाहता था, क्योंकि वो जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ संघर्ष करने से बचना चाहता था। कौन? फ्रेडरिक। फ्रेडरिक क्या था आपका? ऑस्ट्रेलिया से संघर्ष करने से बचना चाहता था, इसलिए क्या किया, वो यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का ही था, राजतंत्र का समर्थक था। अगर फ्रेडरिक लोकतंत्र का समर्थन कर देता तो ऑस्ट्रेलिया जो है फ्रेडरिक पर हमला कर देता या फिर इसका अनबन हो जाता। तो नहीं चाहता था कि हमको जो है ऑस्ट्रेलिया से रिश्ता खराब हो। जर्मनी के कुछ अन्य दक्षिण राज्य भी एकीकरण के प्रस्ताव के विरोध में थे। तो हम बतलाएंगे यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया से संघर्ष करने से बचने के डर से क्या है कि फ्रेडरिक ने कहा किया कि लोकतंत्र के समर्थन करने से इनकार कर दिया। फ्रेडरिक ने कहा किया कि ऑस्ट्रेलिया से संघर्ष न करना पड़ेगा, कि ऑस्ट्रेलिया क्या करता था, राजतंत्र का समर्थन करता था। अब फ्रेडरिक भी निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था, इसलिए भी फ्रेडरिक ने कहा किया कि आपका यहाँ पर जो लोकतंत्र की स्थापना करने का जो मांग चला था उसका विरोध कर दिया। और जर्मन के कुछ अन्य राज्य थे, अन्य दक्षिण राज्य भी क्या किया, एकीकरण के प्रस्ताव को क्या विरोध किया। ठीक है, इस गतिरोध से एकीकरण का मार्ग क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया। साथ ही जर्मन राज्य में क्या विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई, और जिस ऑस्ट्रेलिया तथा प्रशा में क्या किया कि ऑस्ट्रेलिया और प्रशा ने मिलकर दबा दिया। और क्या होगा कि जर्मन में क्या होगा, विद्रोह जग गया। ठीक है, विद्रोह पैदा हो गया, और जिस विद्रोह को जो है ऑस्ट्रेलिया तथा प्रशा ने क्या किया, मिलकर के दबा दिया। उस विद्रोह का किया कि ऑस्ट्रेलिया तथा प्रशा ने मिलकर के दबा दिया। अब आया कि प्रशा अब तक समझ चुका था कि जर्मनी का एकीकरण उसी के नेतृत्व में हो सकता है। अब प्रशा को क्या लग गया था कि अब जर्मनी का एकीकरण कोई कर सकता है, तो कौन कर सकता है, सिर्फ हम कर सकते हैं। प्रशा को लग गया था, इसीलिए उसने अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, और इसी बीच फ्रेडरिक का देहांत हो गया। जो फ्रेडरिक जो राजा था, ठीक है, वो क्या उसका देहांत हो गया, और उसका भाई विलियम जो विलियम था प्रशा का शासक बन गया। ठीक है, अब विलियम राष्ट्रवादी विचार का समर्थक, जो भाई फ्रेडरिक का जो था आपका निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था, वही अब क्या विलियम जो है उसका भाई है, फ्रेडरिक का जो भाई है वो क्या है आपका राष्ट्रवादी विचारधारा का समर्थक है, मतलब लोकतंत्र का समर्थक था। ठीक है, उसके सुधारों के फलस्वरूप जर्मनी की औद्योगिक क्रांति की हवा तेज हो गई। जब विलियम शासक बना तो उसने सुधार ऐसा किया कि वहां पर जर्मनी में औद्योगिक क्रांति चालू हुआ, मतलब बहुत सारे उद्योग लगाए गए। ठीक है, बहुत सारे क्या किए गए, उद्योग लगाए गए, और इसकी गति के साथ साथ आधारभूत संरचना में भी काफी सुधार आए। और जर्मनी की आधारभूत संरचना भी क्या हुआ, सुधरा, मतलब वहां रोड बन गए, सड़क बन गया, परिवहन की अच्छा सुविधा हो गई, संचार का विकास हो गया, शिक्षा का विकास हो गया, उद्योग का विकास हो गया। ऐसी आधारभूत संरचना क्या हो गया, विकास हो गया विलियम के आने के बाद। फ्रेडरिक का जो भाई था विलियम, जो एक लोकतांत्रिक विचार का समर्थक था। कौन? विलियम। जबकि फ्रेडरिक क्या था आपका राजतंत्र का समर्थक था, वो निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था, जिससे जर्मनी राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास तेज हो गया। जब विलियम आया शासक बना तो जर्मनी के राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधने का जो प्रयास हो गया तेज हो गया। अब विलियम ने एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर, ठीक है, महान कूटनीतिक बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त कर दिया। और जो विलियम ने कहा किया, विलियम ने एकीकरण की उद्देश्य को ध्यान में रखकर इटली के जर्मनी के एकीकरण करने के लिए उसने कहा किया बिस्मार्क को अपना क्या कर दिया, चांसलर नियुक्त कर दिया। कौन? विलियम। आगे क्या पहना होगा, बिस्मार्क को पहना होगा। बिस्मार्क किस तरह से जर्मनी के एकीकरण करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए कि विलियम क्या कहता है कि जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य की एकीकरण करेंगे, कूटनीतिक बिस्मार्क, बिस्मार्क की क्या बहुत बड़ी योगदान होती है जर्मनी के एकीकरण में, ठीक है। बिस्मार्क को अपना क्या कहते हैं, चांसलर नियुक्त कर देते हैं। अब बिस्मार्क का क्या होगा, योगदान होगा जर्मनी के एकीकरण करने में, जो हम अपने अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज हम अपना क्लास को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं।